बढ़ें डिबेट की तरफ। देख लेते हैं वो रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा आज किस सब्जेक्ट पे है, किस पे हम आज डिबेट करने जा रहे हैं। तो देखिए ये रिपोर्ट। 17 बार उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिया है। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। मुझसे इतने प्रभावित हैं कि 17 बार अपने भाषण 15 मिनट के भाषण में 17 बार उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिया है। दिग्गी राजा दिग, उनकी बड़ी मेहरबानी है, इतनी कृपा है मुझ पर कि इतना वो मुझसे प्रभावित है कि बार बार उनको सपने में भी दिग्विजय सिंह याद आता है। शनिवार को एमपी की सियासत में राजा के नाम से पहचाने जाने वाले दिग्विजय सिंह ने कुछ इसी अंदाज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर चुटकी लेते हुए हमला बोला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह अपने अंदाजे बयां और बोल्ड सियासी बयानों के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने शुक्रवार को दिग्विजय के घर में घुसकर उन पर बयानों के बड़े बड़े बम फेंके थे। शाह ने दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई की अपील राजगढ़ की जनता से शायराना अंदाज में की थी, जिसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने अमित शाह के साथ ही पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया हूं। संगत का असर होता है। जब मोदी जी जैसे झूठे व्यक्ति की संगत में हैं तो उन पर ही असर हुआ। मुझे उनके कंधों की आवश्यकता नहीं है, भाजपा के नेताओं की और मोदी भक्तों की। मेरे पास कंधों की कमी नहीं है। राजगढ़ के रण में शुक्रवार को पहले पार्ट में शाह ने हुंकार भरी थी। शाह ने दिग्विजय सिंह की तरफ बयानों के नॉन स्टॉप बाउंसर फेंके थे। शनिवार को राजगढ़ के रण के पार्ट 2 में दिग्विजय सिंह ने पहले एक्स पर आकर ड्राइव किया, फिर फ्रंट फुट पर आकर ताबड़तोड़ बैटिंग की। दिग्विजय सिंह देश की सियासत का वो किरदार है जिनसे आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको खारिज नहीं कर सकते। चारों तरफ से बीजेपी के हमले झेल रहे राजा की राजगढ़ के रण में दिग्विजय होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है राजा का शाही वार। तो जी हां, जिस तरह से राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में अमित शाह और दिग्विजय सिंह जी की ये जंग सामने आपको हमको नजर आ रही है, बहुत आगे तक पहुंची। दिग्विजय सिंह जी ने चाहे जनसभा में जवाब दिया हो, मीडिया से बातचीत में जवाब दिया हो, या फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने जवाब दिया हो, उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि बीजेपी मेरी अर्थी निकालना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन मेरे क्षेत्र यानी राजगढ़ की उपेक्षा ने मुझे मजबूर किया कि मैं चुनाव लड़ूं, और अब ये आप पर यानी जनता पर है, ऐसा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये राजगढ़ की जनता पर है कि वो मुझे कंधे पर बिठाए या फिर सर आंखों पर। तो दिग्विजय सिंह जी का अपना अंदाज है और उनके लिए एक इमोशनल मुद्दा भी ये बन गया है, उन्होंने बनाया भी है, और जाहिर तौर पर जिस तरह का हमला था उसमें इसकी गुंजाइश पूरी थी कि एक इमोशनल कार्ड में कहीं ये विषय दिग्विजय सिंह जी के लिए न बदल जाए। बंसल न्यूज़ के सवाल पर नजर डालिए। सवाल नंबर 1, राजगढ़ के रण में राजा की घेराबंदी किसको फायदा पहुंचाएगी? सवाल नंबर 2, दिग्विजय का इमोशनल कार्ड 24 की लड़ाई में कारगर होगा? और सवाल नंबर 3, क्या राजगढ़ में दिग्विजय बीजेपी को ट्रैप करने की रणनीति पर चल रहे हैं? ये हमारे सवाल हैं और जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात करिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं संगीता शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं। युवा नेता हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। मनोज सैनी हैं हमारे साथ ही, एग्जीक्यूटिव एडिटर और राजनीतिक विश्लेषक। और घनश्याम पेरोनिया जी हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत उनका भी। मनोज, पहला कमेंट आपका, क्या ये इमोशनल कार्ड में बदल रहा है विषय, दिग्विजय सिंह को फायदा होगा बीजेपी?
देखिए शरद जी, अभी यह कह पाना तो बड़ा जल्द लगता है कि आखिर किसको फायदा होगा, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ये सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया। आप और हम भी बात कर रहे हैं कि आखिर फायदा किसको होगा। दिग्विजय सिंह एक ऐसे लीडर है जो खासकर उस क्षेत्र में, राजगढ़ क्षेत्र में तो अपनी एक अलग पकड़ रखते हैं, बल्कि देश में भर में अपना एक राजनीतिक यदि उससे लिहाज से देखें तो अलग पहचान भी रखते हैं। और आपको याद है हमें कि जब शिवराज सिंह चौहान के साथ वो चुनाव लड़े तो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लंबे अरसे के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है शरद जी। राज्यसभा के ऑलरेडी वो सांसद है और जो कुछ उनको पाना चाहिए था राजनीति में वो सब उनको मिला भी। बीच में 10 साल का उन्होंने देखा कि करियर दांव पर भी लगाया अपना, ये कहा कि मुझे राजनीति नहीं करना है, यदि जनता का मेरे ऊपर विश्वास नहीं था। लेकिन फिर भी वो दूर नहीं हुए जनता से, और जनता के बीच के एक ऐसे लीडर, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के माथे पर भी कहीं ना कहीं वो लकीरें चिंता की दिखाई देती है। जिस तरह अमित शाह जी वहाँ बोल रहे थे, तो देखिए कई दफ़ा जब सहानुभूति की बात होती है, अंतिम दौर जैसा वो कह रहे हैं कि मेरा अंतिम चुनाव है, तो ये दूसरी तरफ भी जा सकता है। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी अपनी पकड़ है। राघवगढ़ उन्होंने हाल ही में जीता है, भले ही बाकी की जो विधानसभा हारे हैं, तो उनका संबंध सीधा है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानकर चल रही है कि इस चुनाव को गंभीरता से लेना है। जब भी वो कह रहे हैं जनाजे और हत्या की बात नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है वरिष्ठ नेता है, लेकिन जब उन्होंने कहा है एक बड़ी माहिर पार्टी है। मैं इस सवाल के साथ लौटूंगा आपकी तरफ। घनश्याम पिरोनिया जी की तरफ मैं चलता हूं, बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। घनश्याम जी, दिग्विजय सिंह जी से बीजेपी का प्रेम जग जाहिर है, सबको पता है कि आप लोग बहुत प्रेम करते हैं उनसे। 2003 याद करते हैं, 1998 याद करते हैं, 93 याद करते हैं, सड़कें याद करते हैं, बिजली याद करते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि इतना याद करें आप उनको कि ऐसा लगे कि चुनाव दिग्विजय सिंह जी पर ही केंद्रित हो गया है आपका। खासतौर से राजगढ़ पे तो पूरा मुद्दा ही दिग्विजय सिंह है बीजेपी के लिए। कहीं ये आपको ऐसा ना हो कि इसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाए। जी घनश्याम जी। देखिए, अमित शाह जी एक बड़े मंजे हुए राजनेता है और उन्होंने जो अपने भाषण के दौरान बात कही है, कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का जो हम हमेशा देखते आए हैं कि वो अफजल गुरु को गुरु, या जब वो जो नारे लगाते हैं कि भारत तेरे तो लंबी लिस्ट है, मैं बता देता हूँ। जाकिर नाइक जी, अफजल गुरु जी, इस हेतु उन्होंने शायद ये जो जनाजा शब्द का जो रहता है, इससे उनका मंतव्य ये कतई नहीं हो सकता है कि जिसका अर्थ अपन लोग लगाते हैं। देखिए, वो भी बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन शब्दों के कारण मैं समझता हूँ कि किस जनाजे की बात थी, विदाई के जनाजे की बात थी जी। कुल मिलाकर के विदाई होना चाहिए जी, और वो वहाँ के राजा हैं, ऐसी शाही विदाई उनकी हो। राजनीति से वो स्वयं कहते हैं मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। आप निश्चिंत रहें, इस बार उनकी इसी प्रकार से शाही विदाई होगी। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी न केवल हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है कि 29 की 29 सीटें जीते, उस लक्ष्य को भी हम सब लोग पूरा करने वाले हैं। और केवल उसमें बयानबाजी नहीं है, हमने जो काम किए हैं, केंद्र की सरकार ने जो संकल्प पत्रों में, घोषणा पत्रों में जनता से जो वादे किए हैं, उन वादों को हमने पूरा किया है कहीं ना कहीं। और जो लंबे समय से बड़े मुद्दे देश भर में छाए रहते थे, उनका पटाक्षेप आदरणीय मोदी जी ने किया, और उसी बात पर हम जनता के सामने वोट मांगने के लिए गए थे। चलिए, तो शाही विदाई की बात कर रही है बीजेपी। घनश्याम जी का कहना है कि 21 तोपों के साथ सलामी देते हुए शाही विदाई करने जैसा कुछ एक सम्मान के साथ पूरे गाजे बाजे के साथ विदा करेंगे। अब चलिए देखते हैं, बीजेपी अभी उसी मूड में है जिसमें बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जी उसको छोड़ गए हैं राजगढ़ में, ये कह के कि आशिक का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। संगीता जी, किस तरह बीजेपी देखेगी? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मेरी अर्थी निकालना चाहती है बीजेपी, और मैं ये चाहता नहीं हूँ कि यहाँ से चुनाव लड़ता, लेकिन क्षेत्र के लोगों ने कहा तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब ये चाहे मुझे कंधों पे ले जाएं या सर आँखों पर बिठाएं। जी जी बिल्कुल शरद जी, जो संगठन ने निर्णय लिया है और माननीय दिग्विजय सिंह जी को उनकी लोकसभा क्षेत्र से जो चुनावी मैदान में उतारा है, और संगठन की बात को हमेशा सर आँखों पर रखते हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी। और जिस तरीके से अमित शाह जी के बारे में कहा जाता है कि हम तो अमित शाह जी को लगातार सुनते रहते हैं, और अमित शाह जी के अंदर जो द्वेष, जलन, नफरत, घृणा, ये सब जो उनके बयान में देखी गई राजगढ़ के अंदर, उससे ये प्रतीत होता है कि उनके अंदर एक डर आ गया है।
और डर इस बात का आ गया है कि मोदी जी को उन्हें सीट जीत कर देना है और किसी भी स्थिति में देना है, क्योंकि अब यो भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी केवल मोदी जी की और शाह जी की पार्टी बनकर रह गई है। इन्होंने अपने बड़े से बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया है। अब ये जो जिस द्वेष भाव से ये राजगढ़ गए थे, राजगढ़ की जनता जानती है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उन 10 सालों में जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते राजगढ़ की जनता का कितना भला किया है। राजगढ़ की जनता के लिए दिन रात खड़े रहे हैं और राजगढ़ की ही जनता है जो माननीय दिग्विजय सिंह को ये चुनाव जिताने जा रही है। इसी डर भय की वजह से अमित शाह जी की आवाज भी कपकपा रही थी, आपने देखा होगा। आपने द्वेष, घृणा, नफरत की बात की, लेकिन एक दिन पहले भी हमने ये बात कही थी कि ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने खुद कहा था कि नर्मदा परिक्रमा के दौरान गुजरात के जंगलों में मुझे जब रास्ता दिखाने की ज़रूरत थी तो ये अमित शाह जी के निर्देश पर फॉरेस्ट के ऑफिशियल थे। मुझे लगता है चुनाव की लड़ाई, संगीता जी, एक मुख्तलिफ मोर्चे पे होती है और तो आपके शब्द भी शायद मैं चुनावी ही मानूंगा इसको। बहरहाल मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ऐसा आप मत समझिएगा कि आपके शब्दों को मैं कहीं और ले जा रहा हूँ। बिल्कुल शरद जी, जी चुनावों में जितना स्तर भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरा रहे हैं वो जनता देख रही है। आज युवा जो इनको सुन रहा है कि इतना स्तर होकर जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा को तार तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी स्तरहीन बयान दे रहे हैं, वो 10 साल की अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे। 10 साल बोलिए मैं आता हूँ 10 साल पहले जो उन्होंने जनता से वादे किए थे। संगीता जी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं घनश्याम जी। जिसमें राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री क्या कहा, मैं जानना चाहती हूँ आपसे। अरे आप बोले ना, मैं जानना चाहती हूँ और बंसल न्यूज पर जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। थोड़ा 2 शब्द बोलकर बताएं, फिर मोदी जी ने क्या कहा वो मैं बोलकर बताती हूँ आपको। नरेंद्र मोदी प्लीज घनश्याम जी, सिर्फ आप तो पूर्व विधायक है, वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी जी ने क्या कहा 2 शब्द बोलकर बता दीजिए। देखिए मैं आप दोनों से ये आग्रह करूंगा कि संगीता जी ने जो बात कही है, घनश्याम जी उन्होंने मर्यादा की बात की है, तो मर्यादा तो आप भी पक्षधर हैं, प्रधानमंत्री भी पक्षधर हैं, राहुल गांधी जी भी पक्षधर होंगे ही होंगे, तो मर्यादा तो होनी ही चाहिए। अब ये अलग बात है कि दोनों पार्टियां ये मानती हैं कि बीजेपी ये मानती है कि राहुल गांधी जी के बयानों में शालीनता और मर्यादा का भाव नहीं होता, और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं के भाषणों में भाव नहीं होता। अब निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका निभा ही रहा है, उसने अभी नोटिसेस भी इशू किए हैं। छोड़िए इस विषय को, हम फिर मुद्दे की तरफ लौटते हैं। मनोज, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जितनी भी बार कांग्रेस ने हमले किए हैं और जब पर्सनल अटैक किए हैं तो उसका फ़ायदा प्रधानमंत्री जी को मिला है, बीजेपी को मिला है। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि अमित शाह जी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो बहुत अमर्यादित है, एक लाइटर वेन में, और उन्होंने बार बार दिग्गी राजा शब्द का ही प्रयोग किया है उन्होंने, और ऐसा भी कुछ नहीं है। एक लाइटर वेन में बात कही गई कि जनाजा है ज़रा धूम से निकले, बहरहाल फिर भी ये बुरा लग सकता है क्योंकि बात जनाजे की है यहाँ। लेकिन आप क्या देखते हैं इसमें कि क्या मतलब उनको भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब विदाई की तैयारी है, या फिर आपको लगता है कि ये पर्सनल अटैक भारी भी पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक राजगढ़ की बात करें शरद जी, वो संघ का गढ़ भी है और भारतीय जनता पार्टी उस पर लंबे अरसे से काम करती रही, और क्योंकि लगातार हम भी जाते रहे तो संघ तो रहा, और संघ से उस दौर में दिग्विजय सिंह, ऐसा कहा जाता है कि कई जगह उनके संबंध भी बड़े बेहतर रहे। वो बात अलग है, जैसा आप कह रहे हैं कि राजनीति में जब बातें होती है तो मंच की बात अलग होती है, हमारे जब माइक सामने होते हैं तो वो बात अलग होती है। लेकिन अमित शाह जी के संबंध उनसे कैसे हैं, मोदी जी के संबंध उनसे कैसे, मुझे याद है कि जब उनके यहाँ व्यवहारिक समारोह हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे। तो ये एक आपसी रिश्ते हैं जो बने रहते हैं, लेकिन ये मौका लोकसभा का है और इसमें कोई दो मत नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी के आने से रोडमल नागर को जब टिकट दिया जा रहा था उस दौरान काफ़ी चर्चा चली, क्या टिकट बदला जाएगा, किसी नए व्यक्ति को टिकट मिलेगा, लेकिन उनको टिकट दे दिया और उनके सामने फिर ऐसे कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह जैसे आ गए। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होगा। मुद्दा सिर्फ सहानुभूति नहीं है, उनका मैनेजमेंट भी है, और दिग्विजय सिंह जिस मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं, बूथ पर वो जिस तरह की रणनीति अपनाते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो उसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं जो वहां संघ का मॉडल है। बिल्कुल, पहले पदयात्रा की, लोगों से कनेक्ट किया, चीज़ों को देखा समझा,
भावुक किया, अंदर अंदर उनकी एक पूरी टीम उसी तरह काम कर रही है जैसा संघ काम करता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और उसी आप देखिए उसी जगह वो उसी मुझे याद है कि जिस मंदिर में वो पहुंचे थे वो मंदिर से ही शुरुआत उन्होंने की थी। वो संघ का मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि वहीं सबसे बड़ी क्लास जो पाठ गुरुकुल लगता है वो उसी में लगता है, क्योंकि उसके एक दिन पहले मैं भी वहाँ पहुंचा था BD शर्मा जी के साथ। तो मुझे नजर आता है कि दिग्विजय सिंह बहुत माहिर खिलाड़ी है, खासकर राजनीति के। लेकिन ये जो बातें होती रहती है जनाजा या ये सब, तो मुझे लगता है वो लाइटर बैन में ही कही गई अमित शाह जी की बात है। पर आने वाले दिनों में ये मानकर चलिए कि वो मुश्किलें तो बढ़ा रहे हैं। और अच्छा है, छिंदवाड़ा के बाद अब किसी सीट पर कुछ नजर है तो वो है राजगढ़ की सीट। अब प्रधानमंत्री भी शहजादा शब्द का प्रयोग करते हैं, है बड़ा देखन में छोटन लगे, लेकिन चुनौती पैदा करने वाले शब्द हैं। जनाजा भी कुछ उसी तरह की चीज़ है। लेकिन राजनीति में ऐसे मुहावरे ढूंढे जाते हैं। इंदिरा जी के लिए कभी कहा गया गूंगी गुड़िया। तमाम बड़े भाजपा कांग्रेस के नेताओं को आप उठा लीजिए तो ऐसे एडजेक्टिव्स, ऐसे विशेषण जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं चिढ़ौनी, चिढ़ाने के लिए जो मुहावरे गढ़े जाते हैं। घनश्याम जी, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात मनोज बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी एक तो पूरा वही मॉडल फॉलो कर रहे हैं। एक सनातनी हिंदू के नाते हमने भी देखा कि सपत्नीक कहीं देवी मंदिर में वो दिखे, नवरात्रि में पूजा करते नजर आए। फिर मंदिर से ही आरंभ किया। पदयात्रा का जो स्टाइल है कि जाके घर घर जाकर पहुंचना, लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को जानना। और आप जानते ही हैं 2018 में उनकी नर्मदा परिक्रमा काफ़ी फलीभूत रही थी, न सिर्फ उनके लिए, बीजेपी के लिए भी। जी शरद जी, आपने सही कहा। देखिए, आपने कहा कि इंदिरा जी को गूंगी गुड़िया भी कहा जाता था, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन के अंदर उनको दुर्गा का भी बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप याद करने कर का रहे हैं। काम किया। जी, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार है, जो लोगों को हम सम्मान देने का काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा कि दिग्विजय सिंह जी जो है सपत्नीक और पूजा पाठ, ये केवल मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको दिखाने का नजरिया रहता है। कहीं वो टोपी पहन लेते हैं तो कहीं वो जो है इस प्रकार का अपना प्रयोजन दिखाने का। ये केवल वोट बैंक की राजनीति, वोट कैसे कबाड़े जाएं, बहुसंख्यक समाज के वोट कैसे लिए जाएं, ये जो आपने कहा ना माहिर हैं, वो उस माहिरता का खेलना चाहते हैं वो। लेकिन मुझे लगता है जनता ये सब समझती है। घनश्याम जी, चुनाव में ये खेल काफी काम आता है, नतीजे भी देता है। जी 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 शरद जी, देखिए इसलिए क्या है, ये भी जनता को दिखता है कि दिग्विजय सिंह जी या कांग्रेस पार्टी एक तरफ सनातन का अपमान करते हैं, एक तरफ राम मंदिर के आमंत्रण का तिरस्कार करते हैं, एक तरफ राम पैदा हुए कि नहीं हुए, राम का जन्म स्थान है कि नहीं, राम सेतु है कि नहीं, इन सब बातों को हलफनामा लगा करके एक बड़े समाज का तिरस्कार करने का काम करते हैं। इसको जनता भली भांति समझती है, पहचानती है, और इसलिए ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए मैं जवाब लेता हूं। अगर हम लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य दिए थे, 370 धारा का पटाक्षेप करने का मामला हो, या राम मंदिर बनाने का मामला हो, या हमारे अन्य प्रकार के जो मुद्दे हैं, उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पूरा किया है। और इसी राम मंदिर का मसला घनश्याम जी ने भी उठा दिया। खैर, अब इस पर आपकी पार्टी का जो स्टैंड है कि क्यों नहीं गए, फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ नेता वहाँ मौजूद भी थे। क्या राहुल जी और सोनिया जी के जाने से ही पूर्णता होगी कि कांग्रेस प्रभु श्री राम को प्रणाम करती है, या कहीं उनको लेकर कोई ऐसी टीका टिप्पणी की बात नहीं? उस पर मैं नहीं जाऊँगा, मनोज से पूछूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ राजनीतिक दल की प्रतिनिधि आप हों या घनश्याम जी हों, आपकी मर्यादा है। लेकिन फिर भी ये बताइए मुझे कि अगर आप आश्वस्त हैं राजगढ़ को लेकर, जो होंगी ही आप, कि दिग्विजय सिंह जी का एक बहुत ही अलग कद भी है भारत की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में तो खास तौर पर, तो वो क्या विशिष्टता, वो क्या स्पेशल एलिमेंट है जिसकी वजह से दिग्विजय सिंह तो नहीं दावा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं? जी शरद जी, आपके प्रश्न का जवाब भी दूंगी और जो घनश्याम जी ने कहा है उसका भी जवाब दूंगी, और मनोज जी की एक बात को भी मैं याद करके बैठी हूँ कि उसे भी मैं आगे लेकर जाऊंगी। बिल्कुल, तो जहाँ तक है कि इन्होंने कहा राम मंदिर की बात निकाली, तो राम मंदिर तो इनका एजेंडा है, मुद्दा है।
क्योंकि इस एजेंडे के बिना ये विकास पर बात नहीं करते हैं। राम मंदिर पर बात करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे, कभी मंगलसूत्र पर बात करेंगे, तो कभी हमारे मैनिफेस्टो को गलत बताएंगे। तो ये इनके एजेंडे हैं। ये कभी इस पर बात नहीं करेंगे कि मणिपुर पर क्या होना चाहिए था, देश की महिला पहलवानों के साथ क्या होना चाहिए था, अग्निवीरों के साथ क्या होना था और 700 किसानों की शहादत पर क्या होना था। इस पर ये कभी बात नहीं करेंगे। तो ये अपने एजेंडे को हर डिबेट में सामने लेकर आते हैं। इन्होंने जो सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो अपमान किया है, जो इस देश के हमारे शंकराचार्य, जो सबसे बड़ा पद होता है, शंकराचार्य को नहीं, पूरी बात प्लीज, मैं मुद्दे पर, आज राम मंदिर पे बात नहीं हो रही। नहीं, राम मंदिर पर उन्होंने पूरी बात की, मैं भी पूरी बात करूंगी। उन्होंने राम मंदिर पर जो जो कहना था वो कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपमान किया, हम मंदिर नहीं शंकराचार्य ने ये जवाब सवाल में उठाया, पूरा दूंगी शरद जी, जवाब में पूरा दूंगी। उन्होंने भी कहा, आप कोई मुझे रोक रहे हैं। ये ओपन डिबेट है, मुझे अपना पक्ष पूरा रख लेने दीजिए। घनश्याम जी सुनने दीजिए, एक बार सुन लेते हैं ना संगीता जी को, फिर आपको पूरा मौका होगा। बोलिए संगीता जी। घनश्याम जी, भगवान राम मेरे भी हैं और मैं भी भगवान राम को पूजती हूँ, पर राजनीति में उनका नाम का उपयोग नहीं करती हूँ, ना दुरुपयोग करती हूँ। राम रामेति रामेति रमे रामे रमे सहस्त्र नाम तो तुल्यम राम नाम वरानने। मैं भी दिन रात भगवान राम का नाम जपती हूँ और भगवान भोलेनाथ भी जपते हैं। बात यहाँ पर हो रही है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपमान किया, आप बात कह रहे कांग्रेस ने अपमान किया, आपने तो शंकराचार्य को अपमान कर दिया। चलिए अब हो गया, मेरे ख्याल से अब काफी हो गया। दूसरी बात पर आ जाती हूँ शरद जी, क्योंकि शरद जी हम तीनों चारों बातें कर रहे हैं तो उसका भी जवाब जल्दी संक्षेप में, लेकिन वक्त आप जानती हैं मर्यादा है वक्त की। नहीं, मेरे लिए वक्त दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कांग्रेस को कहीं वक्त नहीं मिल रहा। संसद में भी रोका जा रहा है, गोदी मीडिया में भी रोका जा रहा है। तो मैं आपके लिए 1 घंटा रखता हूँ, आपको जब समय हो आप चुनाव की हमारी डिबेट में आइए, बोलिए। शरद जी, अब मैं आ जाती हूँ मनोज जी की बात पर। मनोज जी ने बहुत अच्छी बात बोली और उन्होंने बताया कि जो राजगढ़ है वो संघ का क्षेत्र है। तो मनोज जी, मैं जो अभी इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि एक दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नागपुर गए। नागपुर में चुनाव हो चुके थे, गडकरी जी का चुनाव था 19 तारीख को, चुनाव हो चुके थे। थोड़ा संक्षेप में चुनाव की बहुत वक्त हो जाएगा। जी बोलिए, कंक्लूजन पे आ जाइए जल्दी से। जी मैं याद तो करी कि स्किप कर दें। नहीं, मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को नागपुर पूरी रात रुकना पड़ा। और क्यों रुकना पड़ा, उसके पीछे का कारण ये था कि नागपुर को मनाने गए थे, क्योंकि नागपुर जो संघ है वो संघ नहीं है, ये सब नहीं जी। राजगढ़ पे आपने कैसे वो भी कहा आपकी कि बात संघ आ गई, का अब क्षेत्र तीसरी बात मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। इन्होंने मनोज जी ने कहा कि संघ का गढ़ है राजगढ़, तो मैं इस बात को तो पूरा कर दूं कि संघ का गढ़ अब वो नहीं रहा है। और क्यों नहीं रहा है, मैं ये भी बता रही हूँ। नहीं, मैं ये भी बता रही हूँ कि संघ का गढ़ क्यों नहीं रहा है, मैं ये बता रही हूँ। जिस दिन प्रधानमंत्री जी नागपुर में रुके, पूरी रात उन्होंने संघ को मनाने की कोशिश की। संघ इस बात से नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी को मोदी और शाह की पार्टी आपने क्यों कर दिया। और अगले ही दिन संघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। संगीता जी, आज का मुद्दा नहीं है, तो फिर राजगढ़ को संघ का गढ़ भी नहीं कहना था, यदि मुद्दा नहीं है तो। अब मैं क्षमा सहित आपसे पर्याप्त समय मैंने दिया आपको। मनोज, मैं आपकी तरफ जिस सवाल के साथ आ रहा हूँ वो सवाल ये कह रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश में ये जो सिचुएशन बनी है, अमित शाह जी बहुत चुनिंदा जगहों पर गए हैं, छिंदवाड़ा गए हैं, राजगढ़ गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के क्षेत्र गुना गए हैं और कुछ जगहों पर गए, यानी वो उन जगहों पर गए जहां उन्हें लगा कि बहुत मजबूत कैंडिडेट है वहां जाना चाहिए, या जहां उन्हें लगा कि टक्कर है या बड़े नेता हैं तो हमें वहां पहुंचना चाहिए। राजगढ़ का ये जो पूरा जो सिनेरियो अब हमें नज़र आ रहा है, आप इसे किस तरह देख रहे हैं? क्या आने वाले समय में हमलावर और ज़्यादा होंगे दिग्विजय सिंह, बीजेपी के नेता और ज़्यादा हमलावर होंगे? देखिए, जिस तरह आज दिग्विजय सिंह ने अपना बयान दिया है शरद जी, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हमलावर होंगे। वो समझ रहे हैं इस बात को, और वो तो बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी है, मजे हुए नेता है, तो वो जानते हैं कि मुझे जवाब कैसा देना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा है, वो मुझसे यदि इतना ज़्यादा प्रेम मोहब्बत कर रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। वो क्या कह रहे हैं मुझे उनसे मतलब नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जितना मुझे याद किया उतना वो जनता को याद कर लेते। 17 बार मुझे याद किया, तो ये तो राजनीतिक बात हो गई। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है शरद जी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर वहाँ दिखाई दे रही है। वजह है दिग्विजय सिंह जी, और एक मुद्दे पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं विचार होना ही चाहिए, जिस मुद्दे पर, क्योंकि आज कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आया कि बूथ का जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो बूथ तक उस
तादाद में नहीं पहुंचा, बल्कि 15% जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होता वोट, अल्पसंख्यक, वो वोट नहीं किया है। तो मुझे लगता है ये दिग्विजय सिंह जी को उस क्षेत्र में सोचने की जरूरत जरूर पड़ेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कार्यकर्ता जा रहा है, घर से नहीं निकल पा रहा, वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का, तो जो बूथ के नजदीक ले जाएगा अपने कार्यकर्ता को, वो वहां से चुनाव जीत जाएगा। लेकिन बहुत दिलचस्प चुनाव है, खासकर छिंदवाड़ा के बाद मुरैना और राजगढ़ का। घनश्याम जी, कंक्लूड करूंगा मैं आपकी टिप्पणी से। जी जी बिल्कुल, मैं तो आखिरी में यही एक बार और पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं भी लंबे समय संघ का प्रचारक रहा और मैं खास तौर पे गुना जिला का ही मैं प्रचारक रहा, गुना जिले में उस समय। तो आप निश्चिंत रहें, और जो मनोज जी ने कहा है कि देखिए वो गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी या संघ विचारधारा परिवार का गढ़ है, और वहां पर जो हमारे यहाँ पर ऐसा कि मन, वाच और कर्म, इस माध्यम से हमारा कार्यकर्ता खड़ा रहता है। और कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, देश हित के मुद्दे हैं, और उस मुद्दों को लेकर के वो कार्यकर्ता बाहर निकलेगा, समय पर निकलेगा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोडमल जी को प्रचंड बहुमत से वहां पर विजयश्री प्राप्त होगी। आप इसमें निश्चिंत रहे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको भी, कांग्रेस को। संगीता जी, ये बोनस मिल गया आपको 20-25 सेकंड का। और जी देखिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की जनता का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से 16 लाख करोड़ रुपए का अरबपतियों का लोन माफ़ किया है, कर्ज माफ़ किया है, उन 700 किसानों का भी कर्ज माफ़ करना चाहिए था, देश भर के किसानों का कर्ज माफ़ करना चाहिए था, बहनों के लिए कार्य करना चाहिए था, युवाओं को रोजगार देना चाहिए था। उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और देश का युवा, महिला, किसान सब यही चाह रहे हैं कि हमारे हित की बात करें, परंतु वे ध्रुवीकरण करके देश का ध्यान मोड़कर और जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं। बहुत धन्यवाद संगीता जी, और कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिएगा। और बहुत धन्यवाद घनश्याम जी, आपको नहीं, अपोजिशन का अपना एक स्थान नहीं, है। हमें तो ये लगता है कि जब अमित शाह जी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए एक चतुर बनिया शब्द का प्रयोग कर सकते, तो उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। धन्यवाद का प्रत्युत्तर धन्यवाद ही है। दूसरी बात ये भी कहना चाहती कि फिर आपको पूरा मौका रहेगा, 1 घंटे का वादा आपसे है। बहुत घनश्याम जी, बहुत मनोज जी, आज संगीता जी बहुत उनका जो है बड़ी एनर्जी के साथ हैं, वो बड़ी बैटरी उनकी फुल है, तो हम उनको 1 घंटे का वादा करते हैं। जब भी डिबेट होगी तीसरे चरण की, बिल्कुल चुनाव में वो रहेंगी हमारे साथ, और मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं, चुनाव लड़ें भी, क्योंकि इतनी ऊर्जावान युवा नेता हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी इस शक्ति का, उनकी इस भावना का उपयोग पार्टी को करना चाहिए। शुभकामनाएं आप दोनों को, बहुत आप मेहमानों को बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो मंजर बना है राजगढ़ के चुनाव का, ये बहुत दिलचस्प है, और ये मंजर बता रहा है कि कहानी तो अभी शुरू हुई है, अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। और अब हमारा खास प्रोग्राम अफसरनामा, जबलपुर कलेक्टर सीनियर IAS दीपक सक्सेना जी के साथ खास बातचीत जरूर देखिए। नमस्कार। उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिया है। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले।